वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल किरण द रेज ऑफ सन। होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। ठीक है, कल हमने स्टार्ट कर देते हैं फटाफट टॉपिक। कल हम पढ़ रहे थे प्राणियों में दैहिक स्वतंत्रता। ठीक है, अनुच्छेद 21 के तहत जो भी है। आज हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, स्टार्ट कर देते हैं बिना समय की बर्बादी किए। अनुच्छेद क्या, शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार। देखिए, आप सभी को पता होगा कि जो अनुच्छेद 21 है, जीवन का अधिकार जो दे रहा है हमें, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता दे रहा है, उसमें शिक्षा के अधिकार को भी फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की भी बात की गई है। इसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति 6 से 14 वर्ष की आयु में जो बच्चा है उसको कंपलसरी एंड नेसेसरी एजुकेशन दी जाएगी। मतलब फ्री एजुकेशन और बहुत अति आवश्यक समझ के, मतलब ये तो देनी ही देनी, कंपलसरी है, बिल्कुल नेसेसरी है। ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन कर दिया गया है। उसके लिए ना ही उसे कोई फीस ली जाए, चाहे उसे किसी भी मतलब कोई भी रीजन देके उसकी शिक्षा से आप वंचित नहीं कर सकते। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को, कोई भी राज्य किसी भी बच्चे को जो कि 6 से 14 वर्ष के बीच में आता है, उसको शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, भले ही रीजन कुछ भी ना, कोई भी स्कूल उसका एडमिशन लेने से मना नहीं कर सकता है। फ्री कंपलसरी एजुकेशन है ना। देखिए, जो पढ़ाना चाहे वो प्राइवेट में भी पढ़ाए, बहुत सारी फीस देके पढ़ाए, उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो बच्चा अफोर्ड नहीं कर सकता है, अगर उसको कोई स्कूल मना करता है तो ये क्या होगा, इसकी स्वतंत्रता का उल्लंघन होगा। इसके तहत कानूनी कार्रवाइयां भी की जा सकती हैं। ठीक है, पहले भी इसके बारे में बातें, पहले भी ये अनुच्छेद था, थोड़ा पढ़ाई को लेके शिक्षा का अधिकार था, लेकिन क्योंकि वो नीति निदेशक तत्व के अंदर आता था तो उस पे क्या था, कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। आप सभी को पता है कि जो नीति निदेशक तत्व है, इनके अंदर आने वाली चीजों को कानूनी तौर पर चुनौतियां नहीं दी जा सकती है। पर अब जो शिक्षा का अधिकार है वो कानूनी तौर पे उसे अधिकार बना दिया गया है, कि ऐसा अधिकार बना दिया गया है अनुच्छेद 21 के तहत कि उस पे आप कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। अगर आपको शिक्षा नहीं मिलती है, आपको शोषण समझा जाएगा। अगर 6 से 14 वर्ष के बीच में हो, आपको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन नहीं मिल रही है, अगर रीजन है कोई जो आप मान लो कोई स्कूल एडमिशन नहीं दे रहा है, कोई भी रीजन, इवन अब तो पेरेंट्स को भी वो हो गया है, आपको नेसेसरी एक्शन है कि भाई तुम इनको पढ़ाओ। ऐसा नहीं है, कई बार क्या होता है कि माँ बाप बच्चे को किसी कारणवश, चाहे उनसे काम करवाना हो उनको उसका कम उम्र में ही, या कोई भी रीजन हो, ये बोल दे कि भाई हमारे घर में लड़की है, लड़के को पढ़ा देते हैं, लड़की को ना पढ़ाएं, ऐसी चीजें, तो ये सब नहीं कर सकते हैं। पेरेंट्स पे भी इस बात का वो है, कानूनी कार्रवाई लागू होगी कि भाई इनको पढ़ाओ। स्कूल पे भी है कि आप फ्री एडमिशन लेने से इनका मना नहीं कर सकते हो, चाहे रीजन कुछ भी हो। चाहे, और अब तो बहुत सारी चीजें कर दी है, एजुकेशन पॉलिसीज चेंज हो क्या रही है, न्यू एजुकेशन पॉलिसीज जो आई है उनमें भी चेंज हो गया कि अगर बच्चा इस एज का है तो आप उसको जो उस क्लास में डिजर्व करता है, जिस एज, जो एज वाइज क्लासेस होती हैं, आप उनको वहीं पर लोगे। चाहे वो बच्चा किसी भी भाषा को बोलता हो, अपनी मातृभाषा को बोल रहे हैं, तो अब तो मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन भी हो गई ना, कि आप मतलब मल्टी लैंग्वेज का है, एक लैंग्वेज नहीं। अगर कोई भी मातृभाषा है तो वो बंदा कंपलसरी बोल सकता है अपनी मातृभाषा बोलने के लिए, बेशक वो अलाउड है क्लास में। ठीक है, चाहे उसकी मातृभाषा कुछ भी। आप ऐसा नहीं कह सकते कि जी हमारा हिंदी मीडियम स्कूल है और आपको तो आता नहीं है तो आपको एडमिशन नहीं है, मेरा इंग्लिश मीडियम स्कूल, आपको सिर्फ अपनी मातृभाषा आती है जो कि ये है, तो आपको ऐसा इन भाषाओं के आधार पर भी आप एडमिशन को रद्द नहीं कर सकते हो, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन यही है। ठीक है, कि हर बच्चे का अधिकार है, हर बच्चे को हक है कि वो अगर 6 से 14 वर्ष के बीच में, क्योंकि ये मूल आवश्यकता है ना, ये बंदे का बेस बना रही है, बच्चे को आगे डेवलप, ये तो कंपलसरी है ना कहीं कि अगर उसे थोड़ा इतना तो ज्ञान होना ही चाहिए ना कि वो जाके कहीं कोई बोर्ड पढ़ पाए, कोई फॉर्म भर पाए, उसको कोई जानकारी हो। लेकिन ये सिर्फ साधारण जो एजुकेशन है उस तक लागू है कि फ्री एंड कंपलसरी। ऐसा नहीं है कि आप जब कोई विशेष कोर्स कर रहे हो, मान लो आपको बी फार्मा करना है, आपको पीएचडी करनी है, आपको बीएड करनी है, तो इन केसेस में ऐसा नहीं है कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की साधारण कक्षाएं जो है आपकी, जो बेस बना रही हैं, जो मूल है आपका, जो जड़ है आपकी, जिनसे आप आगे बढ़ोगे, ये देने का अधिकार, ये देने का कर्तव्य सरकार ने अपना लिया है कि भाई 6 से 14 वर्ष तक तुमको एजुकेशन दी जाएगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई विशेष कोर्स करना चाहते हो तो उसके लिए भी ये सब चीजें, ये सिर्फ 6 से 14 वर्ष तक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन है। ठीक है, 66वां अमेंडमेंट हुआ था, मैंने कुछ लिखा ही नहीं अभी लिखने के लिए। अनुच्छेद 21 में हुआ था ना, 6 से 14 वर्ष वाले बच्चे के लिए। पहले तो ये उसमें आता था ना नीति निदेशक तत्वों में, इस वजह से इसमें कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती थी। ये व्यवस्था कब हुई थी? 66वें संवैधानिक संशोधन 2002 के अंतर्गत की गई ना।
अब इसमें एक, हाँ, पहले ये कानूनी तौर पर मतलब न्यायालय में जाने लायक नहीं थी, अगर शिक्षा उसको नहीं मिल रही थी तो ये बात न्यायालय तक ले जाने वाली नहीं मानी जाती थी कानूनी तौर पर, ठीक है। पर अब अगर ऐसा हो रहा है, किसी को शिक्षा नहीं मिल रही है, वो 6 से 14 साल की उम्र का व्यक्ति बच्चा है और उसे किसी भी कारणवश अगर शिक्षा नहीं मिल पा रही है तो वो न्यायालय में जा सकता है इसके खिलाफ, ठीक है। जिसकी वजह से नहीं जा पा रहा उसके खिलाफ जाएगा वो, है। 86 से 86 अमेंडमेंट कब हुआ? ये क्या है, मार्कर चेंज करो, हमेशा खराब ही क्यों होता है मार्कर। ठीक है, 2002, या तो चेंज ही नहीं होते मार्कर, शायद वही रखे रहते हैं। ठीक है, हाँ, 86वां अमेंडमेंट किया गया। पहले क्या था, ये नीति निर्देशक तत्वों में आता था तो इसलिए ये कानूनी तौर पर चुनौती नहीं दे सकते थे, न्यायालय नहीं जा सकते थे, पर अब दे सकते हैं, हम न्यायालय जा सकते हैं। कैसे? 86 अमेंडमेंट हुआ, 2002 में हुआ ये अमेंडमेंट। इसके तहत सर्व शिक्षा अभियान चलाया गया ना, सर्व शिक्षा अभियान, वो मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि देखो इससे एजुकेशन लेवल तो बढ़ा, शिक्षा स्तर में तो वृद्धि हुई, क्योंकि अगर जब ये कंपलसरी कर दिया गया तो एडमिशंस दिखे कि वो ज्यादा बढ़े हैं, एडमिशन बच्चों ने ज्यादा लिए हैं। फ्री एंड कंपलसरी है यार, कितनी बुक्स फ्री दे दी है, यूनिफॉर्म के लिए पैसे भी देते हैं, खाना की व्यवस्था, मिड डे मील की व्यवस्था करेंगे, धीरे धीरे इनको अच्छा किया गया है ना। फिजिकल हैंडीकेप जो है, जो स्पेशल चाइल्ड हैं, जो कुछ डिसेबिलिटीज के साथ हैं, उनके लिए और ज्यादा है, एज बढ़ा दी है 18 साल, फिर 21 साल कर दिया उनके फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन उनको, तो ठीक है। तो ये कब हुआ? जब आपका अमेंडमेंट हुआ 86 अमेंडमेंट 2002 में, ठीक है। इतना तो क्लियर है ना, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। इसको कभी कभी द्वितीय क्रांति भी बोल दिया जाता है ना, अगर कभी आपको कहीं कोई स्टेटमेंट मिल जाए तो आपको पता होना चाहिए कि इसको कभी कभी द्वितीय क्रांति भी बोल दिया जाता है, ठीक है। कभी कभी इसको द्वितीय, अगर स्टेटमेंट आ जाती है कहीं पे तो आप बोल सकते हो कि द्वितीय क्रांति किसको, तो आप समझ सकते हो कि शिक्षा के अधिकार से रिलेटेड जो 86 अमेंडमेंट 2002 हुआ था, इसको द्वितीय क्रांति की तरह माना गया। पहले क्या था? पहले जो ये शिक्षा थी ये किसमें थी? ये अनुच्छेद 45 भाग 4, पहले जो शिक्षा का प्रावधान था वो कहाँ था? भाग 4 में था, अनुच्छेद 45 में था, है ना। पर निदेशक तत्वों में आता था ये, निदेशक तत्वों में आता था, इसलिए क्या था, ये न्यायालय में जाने के लिए एलिजिबल नहीं था, योग्य नहीं था, न्यायालय में नहीं जा सकता। आप जानते हो ना, नीति निदेशक तत्वों में जो भी चीजें होती हैं वो क्या होती हैं, वो न्यायालय में जाने के लिए उचित नहीं होती हैं, उनको मतलब ये हक वो कानूनी तौर पर नहीं होती है, ये मान सकते हो कि वो कानूनी तौर पर मतलब उनको चुनौतियां नहीं दी जा सकती, उनके लिए आप न्यायालय नहीं जा सकते हो, ठीक है। ये बात है इसमें, मतलब जो आपकी डीपीएसपी में होती है चीजें उनके लिए है, ठीक है, जो राज्य के नीति निदेशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं ना, उनके लिए बात है, ठीक है। अब जो संशोधन हुआ वो उसमें क्या क्या, जो 86 अमेंडमेंट 2002 हुआ उसमें क्या क्या इन चीजों को चेंज कर दिया ना। तो अब तो ये फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन के रूल हो गए। अब तो अगर आपको नहीं मिलती एजुकेशन तो आप क्या कर सकते हो, आप न्यायालय जा सकते हो ना। कोई गया है अभी तक आप में से न्यायालय जिसे कम फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन ना मिली हो? अब तो जिस एज में उसमें तो जाने का हक नहीं है, खैर 6 से 14 वाली एज में ही था खाली। ठीक है, तो इसमें जो इसमें अधिकार मिले हमें, क्या मिला, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन का अधिकार मिला। इसमें ना एक कर्तव्य भी जोड़ा गया, पता है, एक कर्तव्य ऐड करा था, एक कर्तव्य भी ऐड हुआ साथ में। वो कर्तव्य क्या है, जो अनुच्छेद
51 का के तहत किया गया है। ठीक है, देखिए अभी क्या बात हो रही थी कि स्कूल अगर नहीं देता है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, है ना, तो फ्री तो किसने कौन करेगा, स्कूल करेगा ना। पर कंपलसरी स्कूल कैसे बना सकता है, स्कूल हर बच्चे को आएगा थोड़ी घर से उठाने के लिए कि भाई एजुकेशन दो एजुकेशन दो एजुकेशन दो, है ना। स्कूल क्या कर सकता है, स्कूल फीस नहीं लेगा, स्कूल ने फ्री कर दिया, कंपलसरी उसको कौन बनाएगा, उसका उनके पेरेंट्स बनाएंगे ना, क्योंकि भाई अब क्या इन्होंने यही एक कर्तव्य बनाया है, इस अनुच्छेद में एक कर्तव्य जोड़ा गया है अनुच्छेद 51 का में जो अमेंडमेंट हुआ था उसी में, जो जब इसको सर्व शिक्षा अभियान लागू किया गया, जब इसको कंपलसरी एजुकेशन नेसेसरी एजुकेशन फ्री एजुकेशन बनाया गया कि सबका अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों का, तो उसमें एक कर्तव्य को भी जोड़ा गया अनुच्छेद 51 का के तहत, जिसमें क्या कहा गया कि 0 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, 14 वर्ष के बच्चे, 0 नहीं 6 से 14 वर्ष के बच्चे, इनको क्या होगा, सभी माता पिता इनको स्कूल भेजें, ये कर्तव्य है। ठीक है, एक कर्तव्य ऐड ऑन किया गया, वो ये था कि जो भी 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको उनके सभी माता पिता जितने भी लोग हैं उन बच्चे हैं इस एज के, और उनके माता पिता का एक कर्तव्य होगा कि वो उनको शिक्षा दें। ऐसा ना करें कि भाई मैं इनसे काम करा रहा हूँ, ये लड़की है तो इसको नहीं पढ़ा रहा हूँ, घर का बड़ा बच्चा लड़का है तो उसको भेज दिया, इसको ये काम करेगी घर के, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए। तो एक कर्तव्य भी है ना, स्कूल तो भेजेगा पेरेंट्स ही ना, स्कूल खुद तो नहीं आ पाएगा लेने हर बच्चे को पेरेंट्स की, वो ये कर सकता है कि वो फ्री कर दे एजुकेशन, वो इक्वल सबको एजुकेशन दे, और सबके लिए एक संविधान बनाए जिसमें सभी को बराबर माना जाए और सभी के लिए समानता के साथ पढ़ाई कराई जाए। लेकिन वो घर घर उठा के बच्चों को कैसे ले जा सकता है, अगर पेरेंट्स ही मना कर देगा, पेरेंट्स ही नहीं भेजेगा अपने बच्चे को, तो स्कूल जबरदस्ती कर सकता है क्या। तो इसलिए उन्होंने कर्तव्य है इसमें अनुच्छेद में बनाया है के तहत कि सभी पेरेंट्स अपने बच्चे को स्कूल भेजें, शिक्षा से वंचित ना करें, ये उनका कर्तव्य होगा। ठीक है, ये उनका फर्ज होगा। फिर 1993 में क्या हुआ, 1993 में क्या हुआ था कि उच्च न्यायालय ने 1993 में इसको क्या किया, अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार में जोड़ दिया। अनुच्छेद 21 में जीवन का अधिकार है ना, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का पढ़े थे ना, मैं कौन कौन से स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में कल तो पढ़े थे, पूरी एक लिस्ट पढ़ी थी, 35 चीजें हैं उसमें, तो उसमें एक और ये शिक्षा वाला भी तो पढ़ा था, शिक्षा का अधिकार है। तो उन्होंने क्या किया, इस अनुच्छेद के तहत अनुच्छेद 21 में 1993 में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत इसको जोड़ दिया। ठीक है, इसको जोड़ा शिक्षा के अधिकार। ये तो टॉपिक से कनेक्ट कर लोगे ना, तो लिख लो तो अच्छे से लिख लो कि क्या हुआ, 1993 में न्यायालय ने अनुच्छेद 21 के तहत शिक्षा के अधिकार को जोड़ दिया। अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है ना, तो जीवन के अधिकार में इसको जोड़ दिया, शिक्षा का अधिकार भी जीवन का अधिकार बना दिया गया। ठीक है, ठीक है। अब अनुच्छेद 21 के अनुसरण में संसद ने भी कुछ काम किया। ठीक है, अनुच्छेद 21 ए, अनुच्छेद 21 ए में संसद ने कुछ काम किया। इन्होंने क्या कहा कि भाई शिक्षा सबका अधिकार है, शिक्षा जीवन का अधिकार है, शिक्षा जीवन का अधिकार। अनुच्छेद 1 में जो भी चीजें आती हैं जीवन के, क्या था कि जब आपातकाल लागू होता है तो क्या था कि आपके कई सारे अनुच्छेद बाकी स्वतंत्रताएं छीनी जा सकती हैं, पर जो अनुच्छेद 20 और 21 में है ना, उनको खत्म नहीं किया जाएगा, उनको निलंबित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अनुच्छेद इतना, ये जीवन का अधिकार कैसे छीना जा सकता है, चाहे हालात कुछ भी हो, है ना। ऐसा तो नहीं आप किसी को बैठे बैठे मार दोगे, जिसको मन करेगा उसकी जान ले लोगे, जीवन का ये वाले आप अधिकार नहीं छीन सकते हो, या उसको पानी नहीं दोगे। चाहे कोरोना था तो क्या था, बहुत सारे अधिकारों पर रोक लगी थी, आने जाने घूमने इधर उधर फालतू चीजों पे रोक लगी, और कुछ कामों पे रोक लगी, कुछ जरूरी कामों पे भी रोक लगी। लेकिन क्या जीवन के अधिकार को छीना गया था? क्या ऐसा था कि सब्जी की सप्लाई ना हो, खाना के लिए आपको बाहर ना जाने दो, खाना सब्जी इन चीजों के लिए तो जाना था, इवन मेडिकल फैसिलिटीज के लिए भी जाने की आजादी थी।
तो ये जीवन के अधिकार को किसी भी सिचुएशन में निलंबित या प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो न्यायालय ने क्या कर दिया, शिक्षा को जीवन का अधिकार के अंतर्गत अनुच्छेद 21 में जोड़ दिया। अब संसद ने क्या किया, उसी अनुच्छेद 21A में संसद ने एजुकेशन को फ्री और कंपलसरी बना दिया, ठीक है। बोल दिया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे को आप फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देंगे, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। Which one is working? I'm confused. फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, ठीक है। ये अधिनियम कब बना था, 2009 में ना, ये भी लिख देती हूँ। ये अधिनियम कब हुआ था, 2009 में, 2009 में, है ना। RTE, राइट टू एजुकेशन। एक हमारे पास RTI है, राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, है ना। एक है राइट टू इंफॉर्मेशन 2005, ये है RT राइट टू एजुकेशन 2009, ठीक है। इसमें सभी को समान रूप में रखकर और फ्री और कंपलसरी एजुकेशन की बात की गई है और इसे लागू किया गया है और इसे कार्यान्वित भी किया गया है, ऐसा हो भी रहा है। ठीक है, समावेशी शिक्षा है ना, कि हर तरह की समानता को ध्यान में रखते हुए आपको शिक्षा देनी है बच्चे को, किसी भी तरह का बिना भेदभाव किए हुए शिक्षा देनी है बच्चे को, है ना, ताकि उसका समावेशी शिक्षा देनी है, उसका हर तरह से विकास हो सके, इस बात का ध्यान रखते हुए उसको कम से कम मूल शिक्षा जो है 6 से 14 वर्ष तक की वो तो देनी ही देनी है, ठीक है, ताकि बच्चे का बेस बन जाए। अगर वो कुछ करना चाहे तो उसके बाद वो आगे खुद देखेगा कैसे करना है, लेकिन 14 वर्ष तक की उम्र की जो साधारण शिक्षा है वो तो सरकार ही प्रोवाइड कराएगी, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक, अब बढ़ते हैं निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, ठीक है। ये भी अनुच्छेद 21 में मिला हुआ है, ये वाला भी आपने पढ़ा है, और ये अनुच्छेद 22 में मिला हुआ है, ठीक है। इसका जो अनुच्छेद है वो 22 है। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है, अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से लेकर है कि अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, ठीक है। संरक्षण, बेसिकली हिरासत से संरक्षण या हिरासत में संरक्षण को लेकर ये बात कही गई है, गिरफ्तारी को लेकर। आपने सुना होगा ना कि अब कई सारे अधिकार मिल गए हैं, हमारे गिरफ्तारी से लेकर भी अधिकार मिले हैं। अनुच्छेद 22 क्या कह रहा है, वैसे गिरफ्तारियां 2 प्रकार की होती हैं। एक तो ऐसी गिरफ्तारी हो गई कि आपका केस चल रहा, आप कोर्ट गए, आपने खुद अपना जुर्म स्वीकार कर लिया, ये जुर्म साबित कर दिया गया, तो ऐसे में क्या हुआ, आपको सजा सुना दी गई, कोर्ट ने सजा सुना दी, ठीक है। आप गए, आपने कोई क्राइम किया था, आपने कबूल कर लिया कि जी हमने किया था ये क्राइम, या फिर साबित हो गया, प्रूफ हो गए, तो आपको क्या होगा, उसके तहत आपको सजा सुना दी गई। दूसरा क्या होता है कि किसी ने पहले कोई क्राइम किया था और अब उसको सिर्फ शक के आधार पर उसको बेस बना के ये इसने पहले भी ये चीज करी थी तो अभी भी कर सकता है, ये शक के आधार पर सिर्फ उसको गिरफ्तार करना। 2 तरह की गिरफ्तारी हुई, तो सिर्फ शक के आधार पर जो गिरफ्तारी है उसमें कोई सजा ना हो, उनको संरक्षण मिल सके, इसी बात के लिए किसी इनोसेंट व्यक्ति को सजा ना मिल सके, इस बात के लिए ये निरोध और गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। इसके अलावा जो गिरफ्तारी या हिरासत को लेकर कुछ प्रावधान बनाए गए हैं, कुछ अधिकार दिए गए हैं अनुच्छेद 22 के तहत, वो कौन कौन से हैं आपको पता ही होगा। कि जैसे क्या बोला है कि अनुच्छेद 22 में, जैसे आपने देखा होगा कि जब किसी लेडीज को गिरफ्तार करने आते हैं पुलिस वाले, तो अब बात कही जाती है कि लेडीज पुलिस होनी चाहिए, है ना। किसी स्त्री को गिरफ्तार करने के लिए महिला पुलिसकर्मी का होना आवश्यक है, ठीक है। तो ये तो हो गई महिलाओं के लिए। अब बताते हैं कि इन जनरल क्या है जो प्रावधान है, जो अधिकार है वो क्या है,
कि अगर किसी व्यक्ति को आप गिरफ्तार कर रहे हो ना, तो उसको उसका उसका रीजन, उसकी वजह बताना, उसको इस बात की सूचना मिलना, इस बात को जानने का हक है कि जो उसकी गिरफ्तारी है उसका रीजन क्या है। ठीक है, पहला अधिकार। दूसरा अधिकार क्या है कि उसके जो भी परिवार में, मित्र में, परिवार ना हो तो मित्र हो, जो उसके क्लोज हो, जो उसके संबंधी हो, चाहे भले वो उस समय उस शहर में ना हो, फिर भी उनको क्या मिलना चाहिए, उनको इस बात की सूचना मिलना चाहिए कि ये व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है। ठीक है। तीसरी बात क्या है कि जब व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो 24 घंटे का समय होता है गिरफ्तारी होने के बाद। ठीक है, गिरफ्तार जब हो गया तब से वो समय काउंट होगा। ऐसा नहीं कि आपने उसको इन्फॉर्मेशन दी थी, आप वहां गए थे, आप स्टेशन से निकल गए थे, ऐसा नहीं। जब आपने उसे गिरफ्तार कर लिया उस समय से वो समय काउंट होना शुरू होता है। तो 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने का वो उसका अधिकार है। ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते आप कि आप उसको ले गए और आपने जेल में डाल दिया। आपको उस व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। ठीक है। चौथी बात क्या है कि उसे अपना वकील, कानूनी सलाह लेने का हक है, उसे अपना वकील हायर करने का हक है, उसे अपनी वकील से सलाह मशवरा करने का हक है। ठीक है, कानूनी सलाह लेने का भी हक है। क्या होगा इसको? अच्छा, सलाह लेने का हक है। ठीक है, यह अनुच्छेद 22 है ना। अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। ठीक है, जो अनुच्छेद 22 है, गिरफ्तारी वाला अधिकार अनुच्छेद 21 में भी था ना, जीवन का अधिकार है। तो अनुच्छेद 21 में तो है, ये जीवन के अधिकार के अंतर्गत आता है, जीवन के अधिकार में आता है गिरफ्तारी वाला। लेकिन जो इसकी जो इसमें आरक्षण या संरक्षण दिए गए हैं वो अनुच्छेद 22 में इसको अच्छे से बता। देखिए, इस अधिकार को दे दिया उन्होंने गिरफ्तारी से संरक्षण वाला अधिकार अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार है ना भाई। तो ये भी तो जीवन का अधिकार है। ऐसा तो नहीं आप किसी को उठा के लेके जाके फांसी की सजा दे दोगे, आपको ऐसे सजा नहीं दी जा सकती ना, आपको फांसी नहीं दी जा सकती, आपको जीवन के साथ नहीं खेला जा सकता है ऐसे। तो इसको जो संरक्षण दिए गए वो किसमें दिए गए? अनुच्छेद 22 में। ठीक है, हाँ, तो अनुच्छेद 22 के ना दो भाग है। ठीक है, मैं अभी दो मास्टर लेके रखती हूँ हाथ में जानबूझ के, और दो में से एक हमेशा खराब वाला उठाती हूँ। दो भाग है। ठीक है, अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। वेरी क्लियर। पहला भाग क्या है? गिरफ्तारी और निरोध, है ना, गिरफ्तारी और निरोध। प्रथम भाग ये, पहला भाग तो यही है, गिरफ्तारी और निरोध। पहला भाग क्या है? अनुच्छेद 22 के दो भाग हैं। पहला भाग क्या है? गिरफ्तारी और निरोध। गिरफ्तारी निरोध में कहा क्या जा रहा है? न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी किन किन आधारों पर हो सकती है? जन अधिकार गिरफ्तारी, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता है। ठीक है, ये किन किन, जैसे कि ये है न्यायालय के आदेश के अंतर्गत गिरफ्तारी, जन अधिकार गिरफ्तारी हो, आयकर न देने पर गिरफ्तारी एवं विदेशी के पकड़े जाने पर लागू नहीं होता है। आई बात समझ में? जो अनुच्छेद 22 का कहा है वो क्या कह रहा है कि अगर किसी व्यक्ति ने आयकर नहीं दिया है और उसको गिरफ्तार किया जाता है, या कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत देश में पकड़ा जाता है, ठीक है, तो इन सिचुएशंस में जो गिरफ्तारियां होती हैं वो भाग काम में आती है ना, भाग के काम में आती है। जो गिरफ्तारियां हो रही हैं ये वाली, चाहे आयकर ना दिया हो उसने, अच्छा, हाँ, जो गिरफ्तार जैसे न्यायालय के कहने पर गिरफ्तारी कर दी गई, या फिर आयकर ना देने पर गिरफ्तारी कर दी गई, ठीक है, या कोई विदेशी पकड़ा जाता है,
तो वो जो भाग हैं वो इसमें नहीं आएंगे। एक्चुअली में प्रथम गिरफ्तारी में वो तीनों चीजें नहीं आएंगी। ठीक है, लिख दूं? छोड़ो, बोल तो दिए गए। आयकर अगर आपने टैक्स नहीं दिया वो वाली गिरफ्तारी हो गई, चाहे कोई विदेशी पकड़ा जाता है भारत में वाली गिरफ्तारी हो गई। इन सबको इसके अंतर्गत काउंट नहीं किया जाता है। और अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग क्या कह रहा है? उन व्यक्तियों को सुरक्षा प्रदान करता है। बेसिकली ये क्या बात हो गई कि इन्होंने इन लोगों को सुरक्षा ही तो प्रदान करी है ना, कि अगर आपने क्या कहते हैं आयकर नहीं दिया है तो उनमें जो गिरफ्तारी है उनसे उनको इन्होंने तो छोड़ रखा है, वो गिरफ्तारियां इसके अंतर्गत तो नहीं आती है ना, वो इनसे तो मुक्त है ना बेसिकली। ठीक है, अगर आयकर नहीं दिया गया है तो ये कहेंगे जी ये हम इसके रिगार्डिंग कुछ नहीं करेंगे, है ना। तो इस वाली गिरफ्तारी से तो वो मुक्त है, जिसने आयकर नहीं दिया या विदेशी कोई व्यक्ति अगर हमारे भारत देश में पकड़ा जाता है तो वो इस वाली गिरफ्तारी से मुक्त है। ठीक है, अब भाग 2 की गिरफ्तारियां पढ़ते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें आती हैं या कौन। दूसरा भाग उन व्यक्तियों को सुरक्षा करता है जिन्हें दंड विषय कानून के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया है। यह सुरक्षा नागरिक एवं विदेशी दोनों के लिए उपलब्ध है। ठीक है, जो अनुच्छेद 22 का दूसरा भाग है, ये तो पहला भाग है, दूसरा भाग जो है वो क्या कह रहा है, वो विदेशी और नागरिकों दोनों के लिए है ना। विदेशी और नागरिकों के लिए। पहले मैंने शायद ये बोल दिया था कि ये जो गिरफ्तारियां बताई थी ना आयकर वाली या विदेशी नागरिक, यहाँ लिख ही देती हूँ, मेरे को लगता है जिससे तुम कंफ्यूज ना हो जाओ। आयकर ना देने पर जो थी, ना देने पर, है ना, ये नहीं आएंगी। विदेशी नागरिक पकड़े जाने पर ये भी नहीं आएंगी इसमें। ठीक है, ये गिरफ्तारियां इनमें नहीं आएंगी। ठीक है, विदेशी, अब दूसरी जो है विदेशी और नागरिकों दोनों पर इंप्लीमेंट होगी। ठीक है, ये तो आयकर विदेशी थोड़ी दे रहा है हमारे घर में, हमारे देश में आकर अगर आ गया है तो घूमने आया है तो आयकर थोड़ी देगा, है ना। ठीक है, भ्रमण करने आया है, शादी अटेंड करने आया तो आयकर थोड़ी देगा उन्हें। पर जो विदेशी और नागरिकों ये दोनों पर अप्लाई है, जो भाग 2 है अनुच्छेद 22 का, ये दोनों पर अप्लाई हो रहा है। कैसे? विदेशी और नागरिकों का मतलब सिर्फ यही है कि ये दोनों पर लागू हो रहा है ना। इसमें क्या क्या है, क्या क्या सुरक्षा मिली हुई है, दोनों को उपलब्ध है। ये सुरक्षा ही तो दे रहा है, इसमें सुरक्षा दी इन व्यक्तियों को कि ये इनकी गिरफ्तारी के अंतर्गत नहीं आता है, इनको गिरफ्तार नहीं करेंगे। अब ये देंगे सुरक्षा कुछ, वो दोनों को देंगे, विदेशियों को भी देंगे और नागरिकों को भी देंगे। कौन कौन सी सुरक्षा दे रहे हैं? जैसे कि व्यक्ति की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती है जब तक कि सलाहकार बोर्ड इस बारे में उचित कारण ना बताए। ठीक है, जैसे मान लो किसी की हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती, ऐसे लिख लेते हैं हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते। मान लो आपको किसी को सजा दी गई, किसी को सजा दी गई, ठीक है, तो उसकी सजा को 3 महीने तक बढ़ा दिया गया। ठीक है, 3 महीने तक सरकार ने अलाउड कर दिया, संविधान ने अलाउड कर दिया कि 3 माह तक आप किसी की सजा को बढ़ा सकते हो, पर 3 माह से ज्यादा आप किसी की सजा को नहीं बढ़ा सकते हो। अगर आप ऐसा करते हो या ऐसा करना चाहते हो तो आपको वैलिड एक्सप्लेनेशन देनी होगी, आपको एक वैध कारण बताना होगा, एक लीगल कारण बताना होगा कि इस बंदे की गिरफ्तारी 3 महीने के लिए और क्यों बढ़ाई जा रही है। ठीक है, पहला संरक्षण मिला इसको, हिरासत 3 माह से ज्यादा नहीं बढ़ाई जा सकती। अगर वहां जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे उस जो हमें जो सजा देने के लिए बढ़ाने के लिए जो बात कह रहे हैं, जिनको ये अधिकार है, तो वो पहले एक वैलिड कारण देंगे, अच्छे से बताएंगे, समझाएंगे, उचित कारण होने पर ही इसकी 3 माह से ज्यादा बढ़ाने की सोची जा सकती है, वरना इस हिरासत में इस सजा को 3 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, दूसरा संरक्षण क्या है? निरोध का आधार संबंधित व्यक्ति को बताया जाना चाहिए, हालांकि सार्वजनिक हितों के विरुद्ध इसे बताना आवश्यक नहीं है। वैसे क्या है
कि जो निरोध है, जो संरक्षण है, वो बता देना चाहिए कि भाई उसको उसका आधार बता देना चाहिए ना, कहने का मतलब उसको वजह पता होनी चाहिए। जो व्यक्ति है उसको पता होना चाहिए ना कि आधार क्या है, किस रीजन से, किस वजह से। अभी हमने ये पढ़ा था ना, जैसे कि गिरफ्तारी की वजह पता होनी चाहिए। अगर किसी को गिरफ्तार किया गया तो ये उसका मूल अधिकार है कि उसको पता होना चाहिए। मूल अधिकार है मतलब कि जिस बात की मतलब गिरफ्तारी की शुरुआत हो रही है ना, गिरफ्तार हो रहा है तो उसकी जड़ क्या है, किस रीजन से हो रहा है, वो जानने का अधिकार है उसका, है ना, कि भाई मुझे गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है, तो उसका अधिकार में आता है। तो इन्होंने क्या, निरोध का आधार संबंधित व्यक्तियों को बताया जाना चाहिए, ठीक है, पता होना चाहिए। बिल्कुल, निरोध का जो आधार है, निरोध का आधार बताना। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देती हूँ, शॉर्ट फॉर्म नहीं मतलब शॉर्ट लाइन में लिख देती हूँ अक्षर में। निरोध का आधार बताना, संबंधित व्यक्ति जो है जिसके साथ ये केस वेस चल रहा है उनको बताना। ये उसको जानना है किसका अधिकार है, जिसको गिरफ्तार किया जा रहा है उसका अधिकार है ना भाई ये। तीसरा एक और अधिकार, निरोध वाले व्यक्ति को यह अधिकार है कि वह निरोध के आदेश के विरुद्ध अपना प्रतिवेदन करे। देखिए भाई, उस व्यक्ति को ना निरोध के विरोध भी, निरोध का विरोध करने का अधिकार है, सीधी सी बात है, निरोध का विरोध का अधिकार है। उसको अधिकार है कि वो इस बात का विरोध कर सके, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसे ये बात आंख बंद करके माननी ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है। वो अपनी इच्छा अनुसार इस बात का विरोध कर सकता है कि ये जो है विरोध, ये किस कारण, किस वजह से है, मैं इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूं, ठीक है। तो उसको इस बात का विरोध करने का पूरा पूरा अधिकार है, ठीक है। अनुच्छेद जो 22 है, संसद को एक और अधिकार भी देती है। वो इसे ये बताती है कि किन किन परिस्थितियों में आप 3 महीने तक की हिरासत को बढ़ा सकते हो, किन वर्गों के लिए, किन किन कैटेगरीज के क्राइम के लिए, या मतलब क्या चीज करने पर, ठीक है, आप उस 3 वर्ष को 3 महीने को बढ़ा सकते हो। संसद को अधिकार देती है। कौन देती है? भारत देश की न्यायपालिका या भारत देश का संविधान दे रहा है ना संसद को, है ना। ये बताने के लिए अधिकृत करता है, मतलब कि अगर आपको बताना होगा कि किन परिस्थितियों के अधीन और किस वर्ग या धर्म के मामलों में किसी व्यक्ति को निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन 3 माह से अधिक अवधि के लिए सलाहकार बोर्ड की राय प्राप्त किए बिना विरुद्ध नहीं किया जाएगा, ठीक है। मतलब उसके अगेंस्ट तब तक आप, मतलब अगर कोई जो बोर्ड है, जो मेंबर है वहां पे, जो बोर्ड है जो इस बात का वो कर रही है पूरी, जिसने ये बात बोली है कि भाई बढ़ा देना है, उससे जब तक वैलिड, वही अभी बताया था ना कि वैलिड एक्सप्लेनेशन नहीं देता है, वैलिड रीजन नहीं बताता है, तो संसद ने यही बोला है कि आपको ये बताने का अधिकार है, इस उसको जानने का भी अधिकार है और आपको बताने का भी, ठीक है। संसद बताएगी ना, और जानेगा कौन? वो व्यक्ति जानेगा। दूसरा क्या है, किसी वर्ग या वर्गों के मामलों को कितनी अधिकतम अवधि के लिए किसी व्यक्ति के निवारक निरोध का उपबंध करने वाली किसी विधि के अधीन विरुद्ध किया जाएगा। ये वही बात हो गई कि कितने तक नहीं किया जा सकता और कितने दिन तक किया जा सकता है, ये बताने का अधिकार है, ठीक है, और उनको ये जानने का अधिकार है। तीसरा क्या है, जांच में सलाहकार बोर्ड द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया। जो सलाहकार बोर्ड है, जो ये कह रही है कि भाई इसको बढ़ाना है या घटाना है, तो उसमें जो रीजन दिया है, जो बोला है कि भाई इसको 3 महीने तक बढ़ाना है या घटाना, तो जो प्रक्रिया उसने फॉलो की है ना, जिसके तहत वो इस निष्कर्ष पर पहुंचना है, उसके बारे में उसे बताना पड़ेगा, ठीक है।
उसको बताना पड़ेगा भाई कि क्या मैंने किया, मुझे क्या देखने को मिला, क्या समझने को मिला, क्या सबूत मिले, या क्या रीजन मैंने ऑब्जर्व किया, मैंने उसके अंदर क्या देखा है। मतलब अगर उसको कम करना हो, मान लो ऐसे फॉर एग्जांपल देती हूँ, जैसे जेल में क्या होता है, जो कैदी होते हैं उनका बहुत अच्छा बिहेव जब देखते हैं तो उनकी सजाएं थोड़ी सी कम कर दी जाती है ना। तो क्या है कि क्या कोई जेलर ऐसे जाके मुंह से बोल देता है कि भाई मैं इसका काम काज देख रहा हूँ, ये बहुत सही लग रहा है, तो उसकी भी कोई प्रोसीजर तो होती होगी ना पक्का पक्का, मेरे हिसाब से तो ऐसा तो नहीं होता कि कोई जेलर जाके बोल दे भाई इसका बिहेव बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है, इसकी सजा कम कर दो, ऐसा तो नहीं होता होगा ना। कुछ वहां पे प्रोसीजर उसकी भी अपनाई जाती होगी जिसके तहत उनकी सजाएं कम कर दी जाती होंगी, है ना। मेरे हिसाब से तो ऐसा तो नहीं होता होगा, वरना कोई जेलर को पैसे देके या जेलर का कोई अच्छा धमकी देके या उसका कुछ फेवर करके ऐसे अपनी सजाएं कम करवा ले, ना, ऐसा तो नहीं होता होगा, कुछ इसकी प्रोसीजर होती है। तो ठीक उसी तरह उन्होंने बोला कि अगर तुम ऐसा कर रहे हो या ऐसा कह रहे हो तो किस प्रक्रिया के तहत तुमने जांच प्रक्रिया कैसी करी है उसको आपको बताना और समझाना होगा, ठीक है। फिर हम इस बात को मानेंगे। 44वां संविधान संशोधन 1978 हुआ था, 44th अमेंडमेंट। चौवालीसवां संविधान संशोधन इसमें क्या कहा गया था, संशोधन जो था 44वां संविधान संशोधन 1978, इसमें कहा गया था कि बिना सलाह बोर्ड के निरोध को 3 महीने से 2 महीने किया जा सकता है, ठीक है। हालांकि जो ये बात है ये अभी तक लागू नहीं हुई है, ये अभी कहीं किसी भी केस में ये करी गई हो ऐसा दिखा नहीं है, ठीक है। आज भी वो 3 महीने वाली ही प्रोसीजर को अपनाया जा रहा है, वो भी सलाहकार बोर्ड के तहत। बाकी ये जो 2 महीने वाली बात कही थी कि बिना सलाहकार बोर्ड के 2 महीने वाली बात कही कि 2 महीने का निरोध अपनाया जा सकता है, तो ऐसा कुछ अभी तक किसी भी केस में इंप्लीमेंट होते हुए नहीं देखा गया है, ठीक है। ऐसे किसी मामले में सुनाई नहीं पड़ा ना अभी तक, बिना सलाहकार बोर्ड के राय के 3 से 2 माह कर दिया गया। हालांकि ये व्यवस्था अभी भी क्या है, प्रयोग में नहीं आई है ना, जबकि निरोध मूलावधि 3 माह जो है वो अभी भी जारी है। 3 महीने वाली बात अभी तक भी चल रही है, निरोध मूलावधि जो है 3 महीने वाली वो भी चल रही है, पर 2 महीने वाली बात अभी तक कहीं इंप्लीमेंट होती हुई नहीं दिखाई गई है ना। निवारक निरोध कानून जिन्हें संसद द्वारा बनाया गया है कौन कौन से हैं, पढ़ लें। निवारक निरोध कानून जिन्हें किसने बनाया है, संसद ने बनाया है ना। किसने बनाया, संसद ने। हैंड टू हैंड लिखते रहो करो तो क्लियर हो जाएगा। निवारक निरोध कानून, निवारक निरोध कानून संसदीय बनाएगी ना, कानून तो सारे संसदीय बनाती है, चाहे कोई से भी कानून हो, चाहे कानून को तोड़ने का हो चाहे कानून को जोड़ने का हो। हालांकि कानून तोड़ने का तो अभी तक किसी ने बनाया नहीं कानून, है। निवारक निरोध अधिनियम 1950 है ना, निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में समाप्त हो गया था। 1950 निवारक निरोध अधिनियम 1950, ठीक है, जिसको 1969 में समाप्त कर दिया गया। 1950 में लागू हुआ निवारक निरोध अधिनियम, 1950 में लागू हुआ और 1969 में खत्म कर दिया गया, ठीक है। ऐसे थोड़ी लिखते हैं, 79 होता है 1969, बोला तो करो मुझसे गलत लिख रही हूँ। 1969 को बोलते हैं ना 1969। निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम, ठीक है, इज इट क्लियर।
1950 में लागू किया गया। संसद ने जो जो लागू किए हैं निवारक निरोध अधिनियम उनके बारे में बात करते हैं हम, ठीक है। निवारक निरोध कानून कौन कौन से बनाए गए, तो निवारक निरोध अधिनियम पहला जो 1950 में बना था और जिसे 1969 में समाप्त कर दिया गया, ठीक है। ऐसे 3-4 और बने हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं। आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम बनाया गया 1971, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, सुरक्षा अधिनियम। फुल फॉर्म नहीं लिख रही हूँ मैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ, तो जब मैं बोल रही हूँ ना आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 में बनाया गया, तो आप उसको लिख लीजिए, आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, है। इसको भी समाप्त किया गया 1978 में समाप्त कर दिया गया। ये लागू होने का साइन है भाई, और ये समाप्त होने का साइन है, ठीक है। आई बात समझ में? 2 कानून हो गए आपके। तीसरा कानून है विदेशी मुद्रा का संरक्षण 1974, विदेशी मुद्रा का संरक्षण, विदेशी विदेशी है बा विदेशी मुद्रा का संरक्षण दिख रहा है, मुझे लग नहीं रहा, ये दिख रहा होगा। विदेशी मुद्रा का संरक्षण अधिनियम है 1974 में लागू होता है। विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम 1974, नासा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, बोल रही हूँ मैं, लिखो। विदेशी मुद्रा संरक्षण अधिनियम, संरक्षण, विदेशी मुद्रा संरक्षण है ना 1974, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980, सीधी सी बात है, सीक्वेंस वही से चल रहे हैं ना। चोर बाजारी निवारण 1980, ये भी है, चोर बाजारी है ना, चोर बाजारी निवारण यहाँ लिख देते हैं, नेक्स्ट आगे कंटिन्यू करते हैं। चोर बाजारी, चोर बाजारी अधिनियम 1980। हमें आतंकवादी गतिविधियों से भी तो मिली है ना कुछ संरक्षण, हमें आतंकवादी गतिविधियों के प्रति भी तो मिली हुई है। आतंकवादी और विध्वंसक क्रियाकलाप अधिनियम 1985 और 1955 में समाप्त हो गया है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम? आतंकवादी, ठीक है। आतंकवादी गतिविधियों वाला जो है संरक्षण में वो कब लागू किया गया था? 1985 और 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया था। आतंकवादी गतिविधियों का निवारण है ना, शॉर्ट फॉर्म में लिख लो, निवारण लिख देती हूँ, चलो ठीक है। ये कब लागू हुआ आपका? 1985 में लागू हुआ ना, समाप्त भी तो हो गया 1995 में, यहाँ लागू हुआ ये, और 1995 में इसे समाप्त कर दिया गया। बहुत हुआ, आप कुछ और बनाएंगे इसलिए समाप्त किया गया। ऐसा थोड़ी है कि आपको आतंकवादियों से निवारण ही नहीं देंगे, ऐसा तो होगा नहीं, है ना। स्वापक औषधि निवारण अधिनियम है ना, इसको क्या बोलते हैं? पिट एनडीपीएसए अधिनियम 1988। पिट फुल फॉर्म है ना इसकी, पिट एनडीपीएसए अधिनियम, पिट एनडीएमसीए अधिनियम 1988, पिट एनडीपीएसए 1988, 1988, पिट एनडीपीएसए, ठीक है। पिट एनडीपीएसए अधिनियम 1988, इसको
क्या बोला जाता है? स्वापक औषधि अधिनियम ना, स्वापक औषधि अधिनियम। आतंकवाद निवारण अधिनियम वहां पे खत्म हुआ था ना, अब दूसरे आ गए हैं 2002 और 2004 में समाप्त। आतंकवाद अधिनियम दोबारा आया है, आतंकवाद अधिनियम दोबारा आया है 2002 में और 2004 में समाप्त हो गया। आया कब ये? 2002 में। पहले भी आ चुका है ना आतंकवाद अधिनियम 1985, जो कि 1995 में खत्म कर दिया गया। फिर दोबारा आतंकवाद अधिनियम आया है 2002। निवारण अधिनियम है भाई, आतंकवाद से बचने का अधिनियम, ये नहीं आतंकवाद अधिनियम के आतंकवाद फैलाने का अधिनियम है। निवारण अधिनियम है, आतंकवाद निवारण अधिनियम, ठीक है। आतंकवाद निवारण लिखा है ना यहाँ पे, आतंकवाद निवारण अधिनियम। कतई तुम अधिनियम कोई आतंकवादी अधिनियम ही लागू कर दो जी, क्या मैं बोली मारने का अधिनियम भी है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम का अधिनियम भी तो है भाई, गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम का अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियों समाप्त करने का भी तो कानून है, ठीक है। गैर कानूनी गतिविधियों को समाप्त करने का कानून 1967 जो कि 2004, 8, 2012 तथा 19 में संशोधित हुआ। बना ये कब था? 1967, 1967, ठीक है। 1967, 2004, 8, 12 और 19। 2004, 2008, 2012, 2019 में संशोधित हुआ है। टाइम टू टाइम क्या हुआ है? संशोधित हुआ है, ठीक है। 2004 में, फिर 2002 में, 2008 में, फिर 2012 में और फिर 2019 में संशोधित हुआ। टाइम टू टाइम संशोधन इसमें हुआ है। आई बात समझ में? आगे बात समझ में आपको पता चल गया कि गिरफ्तारियां, कुछ गिरफ्तारियों को इनके ये दो कुछ चीजें प्रोवाइड की गई है। जो गिरफ्तारी दो तरह की थी ना, अनुच्छेद 22 जो हिरासत और गिरफ्तारी निवारण अधिनियम बना रहे हैं, उनमें दो प्रकार के भाग, अनुच्छेद 22 को दो तरह के भागों में बांटा गया। पहला भाग जो है गिरफ्तारी और निरोध, उसमें आयकर ना देने पर कोई व्यक्ति है तो उसको गिरफ्तारी से उनको छोड़ रखा है कि गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर गिरफ्तार कोई विदेशी नागरिक भारत देश में रहता हुआ पकड़ा जाता है तो उनको ये गिरफ्तार नहीं करेगा। दूसरा, विदेशी और नागरिकों पर जो जिनसे उनको छोड़ा गया है, बचाया गया है, वो कौन कौन से कि कानून में अगर 3 माह से ज्यादा उनकी गिरफ्तारी को बढ़ाना है तो आप नहीं बढ़ा सकते हो जब तक वो बोर्ड ऑफ मेंबर या बोर्ड ऑफ सलाहकार लोग जो हैं वो उसके लिए कुछ वैलिड रीजन ना दे, वैलिड एक्सप्लेनेशन ना दे। उनको फिर गिरफ्तारी अगर किसी को करते हो तो विरोध, उनको आधार बताना है। विरोध का भी अधिकार है उनको। चोर बाजारी अधिनियम नहीं, ये तो 4 बातें उनको अलग थी, वो इसमें से बीच में, अच्छा ये इधर लिख गया मैंने उनको ये 4 अधिकार थे ना कि गिरफ्तारी के समय उनको बताया जाना चाहिए। अगर उनके दोस्त रिश्तेदार मित्र बाहर हैं, कोई भी उनके साथ में है तो उनको इन्फॉर्म किया जाना चाहिए। उनको वकील से सलाह लेने का अधिकार है। उनको 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत होने का अधिकार है, ठीक है। ये अधिकार गिरफ्तारी के समय के दिए गए। फिर क्या हुआ? 44वां संविधान संशोधन 1978 में किया गया। 44वां संविधान संशोधन 1978 किया। उन्होंने कुछ निरोध निवारक अधिनियम बनाया। वो निरोध निवारक, ये तो गिरफ्तारी वाली 4 बातें थी जो मैंने बता दी, ये यहाँ से अलग है, मिक्स कर दिया मैंने, ठीक है। तो निवारक निरोध अधिनियम क्या कह रहा है? उसने अधिनियम जो बनाया था उन्होंने क्या है? निवारक निरोध अधिनियम 1950 जो 1969 में खत्म हो गया।
आंतरिक सुरक्षा अधिनियम 1971 जो 1978 में समाप्त हो गया। विदेशी मुद्रा संचरण की 1974 में। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में। विरोध का अधिकार है, तो हमने इसमें पढ़ा, ठीक है। चोर बाजारी अधिनियम 1980 में। चोर बाजारी अधिनियम मतलब ये कि चोर बाजारी करने को, चोर बाजारी अधिनियम ये है कि उनको प्रतिबंधित करने का अधिनियम है। खुद से सोच लेना कि ऐसा तो नहीं होगा ना कि चोर बाजारों को प्रोवोक करेंगे, उनको बढ़ावा देने का अधिनियम है। चोर बाजारी प्रतिबंध अधिनियम ऐसे लिख लो अगर गलत होने का तुम्हें डर है तो। आतंकवादी गतिविधियों से निवारण का अधिनियम 1985 में हुआ, तो फिर 1995 में खत्म होगा, फिर उसको आगे लागू किया जाएगा। पिट एनडीपीएस 1988 में हुआ। आतंकवादी सुरक्षा अधिनियम यहाँ खत्म हुआ था, तो दोबारा तो लागू करेंगे ना 2002 में, फिर ये 2004 में खत्म हो गया। फिर गैर कानूनी गतिविधियों को समाप्त करने का अधिनियम है जो कि 1967 में लागू किया गया था, लेकिन 2004 में, 2008 में, 2012 में, 2019 में इन पे संशोधन होते रहे हैं। अब एक और बात है कि ये जो अधिनियम हमारे यहाँ दिया गया है ना, गिरफ्तारी को लेके भी जो निवारक निरोध अधिनियम दिए गए हैं हमारे यहाँ, जो निवारक निरोध अधिनियम है, ये देश के किसी भी संविधान में और किसी भी संविधान में नहीं मिलेंगे आपको। इवन अमेरिका में भी नहीं मिल रहा है ये संविधान में मिल नहीं रहा है, क्योंकि उसमें लिखा हुआ नहीं है ना। ये बात तो निवारक निरोध अधिनियम की जो है ये सिर्फ भारत के संविधान में मिल रही, अमेरिका में ये बात कहीं से कहीं तक संविधान में नहीं दी गई है, ठीक है। इवन जो ब्रिटेन है ना, वहां पे भी ये बात नहीं थी। जब उनका विश्व युद्ध हुआ है ना, दूसरा विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था 1914 से 1918, दूसरा हुआ 1939 से 1945। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद उन्होंने कुछ चीजों को, निवारक निरोध अधिनियम की कुछ चीजों को ऐड ऑन किया, ठीक है। तो बेसिकली बात है कि जो हमारे संविधान में चीजें, स्वतंत्रताएं और अधिकार मिले हैं, देश के किसी भी संविधान में नहीं है, ठीक है। सबसे बड़ी बात है कि निवारक निरोध अधिनियम है भारत देश में, समझ रहे हो आप। इसके अलावा ये किसी भी संविधान में है नहीं, भारत विश्व में, सारे संसार के किसी भी संविधान में नहीं मिले। अमेरिका जैसे संविधान में भी ये बातें नहीं बताई और कही गई है। ब्रिटेन ने भी तब लागू की जब 1939 से 45 वाला दूसरा विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद उन्होंने ये बात लागू करी, ठीक है। कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? और भारत देश में ये बातें कब से लागू हैं? जब ब्रिटिश शासन था ना, भारत में तो ये चीज तब से लागू है जब से ब्रिटिश शासन था, तब से। बाकी किसी देश में आज के भी संविधान में आपको ये चीज नहीं मिली है, पर भारत को देखो कि भारत ब्रिटिश शासन में था तब से ये बात। जैसे कि एक एग्जांपल है बंगाल राज्य कैदी विधेयक 1818, बंगाल राज्य कैदी है ना, उसमें क्या है 1818 में ये चीज हमें देखने को मिली थी, ठीक है। तो तब से, मतलब सोचो कब से हमारे देश में ये चीज है, कब से हमारे देश में इस बात को माना गया है। और भारत की सुरक्षा अधिनियम 1939 में निवारक निरोध की स्थापना की गई है, व्यवस्था की गई थी ना। तो हमारे देश में ये काफी समय पहले से है, जो कि आज के किसी भी देश में अभी भी देखने को नहीं मिलती है। आई बात समझ में? कोई डाउट, कोई क्वेश्चन? आई एम हियर टू एक्सप्लेन, आई एम हियर टू आंसर, इट्स माय ड्यूटी। आस्क मी इफ एनी क्वेश्चन, otherwise I'll change the topic. नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, रिवीजन कर लेना, या फिर मैं कभी भी क्वेश्चंस पूछ सकती हूँ उसके रिगार्डिंग। ऐसा नहीं है कि आज पढ़ा दिया और भूल जाना है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको पढ़ना है, प्रॉपर पढ़ना है, आपको याद हो जाना चाहिए, क्योंकि इतना टाइम नहीं है कि इसको आप जाके बार बार पढ़ोगे। यहाँ इतने अच्छे से पढ़ लो कि बस आपको देखना पड़े, रिविजन ऐसे करनी पड़े देख देख के, ऐसा ना हो कि आपको इसमें से कुछ पूछना पड़े, कुछ सोचना पड़े, कुछ समझना पड़े, है ना। चलिए फिर इस टॉपिक को यही खत्म करते हैं, ठीक है। कोशिश करें आप सभी लोग कि किसी भी इंसान या फिर किसी जानवर को इस बात से बचें कि कोई भी इंसान या कोई भी जानवर आपकी वजह से दुखी ना हो, हर्ट ना हो, ठीक है। किसी भी फिजिकली, इमोशनली, मेंटली, किसी भी तरह से आपको इस बात से बच के रहना है कि आपकी वजह से कोई व्यक्ति दुखी हो रहा है, कोई इवन जानवर भी दुखी हो रहा है, ठीक है। ये आपका फर्ज होना चाहिए कि आप इस बात को समझे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जानवर आपकी किसी हरकत से दुखी ना हो, ठीक है। ओके।